हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम ये पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट। इसमें क्या होता है, हमारे पूरे साल हमारे बिजनेस ने कितनी परचेजिंग की, कितनी सेलिंग की, कितनी उसकी इनकम हुई, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए, कितना प्रॉफिट हुआ। कोई भी ओनर होगा या इन्वेस्टर होगा जिसने अपने पैसे लगाए हैं किसी कंपनी में, वो पैसे लगाने से पहले भी ये जानना चाहेगा कि वो कंपनी एग्जैक्टली क्या वर्किंग कर रही है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, सॉल्वेंसी है या नहीं है। तो वो ये सब बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिल्कुल नहीं जान सकता। तो आप ये समझ लो, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, स्टेटमेंट्स का प्रिपेयर होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ओनर को भी जानना होता है उसने साल भर क्या किया, पार्टनर्स को भी पता होना चाहिए, वो भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी की पोजीशन क्या है। और क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गया, अगर हमें लोन लेना है तो वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेंगे कि वो अगर हमें पैसा दे रहे हैं तो क्या हम इन फ्यूचर वो उनका पैसा लौटा पाएंगे। तो स्टेटमेंट सिर्फ एक ओनर के लिए ही नहीं, उन आउटसाइड पार्टीज़ के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जो हमारी कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हैं या जो हमें पैसा दे रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए या रूल्स होने चाहिए जिनको ध्यान में रख के हम वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। यूं ही तो नहीं ना कि कुछ भी कैसे भी हमने इनकम दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया, परचेजिंग। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है उन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम एग्जैक्टली हमारी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उस बिज़नेस की, हम वो अच्छे से दिखा सके। क्योंकि बाहर वाला ही इंसान हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको प्रॉपर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो के एक प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंसिपल्स हमारे एग्जैक्टली हो गए, एक गाइडलाइंस हो गई, रूल्स हो गए, और हमारी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। तो वो रूल्स जो होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, वो जो रूल्स जो होते हैं वो उनको बोला जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें रूल्स होते हैं और ये रूल्स अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं क्योंकि वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, अराउंड 11 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आज हम सिर्फ 4 ही कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मीनिंगफुल तौर पे, यानी ऐसा कि हर यूज़र उसको अच्छे से समझ सके, ये कॉन्सेप्ट्स ही हमें बताते हैं कि हमें ये चीज़ किस तरीके से करनी है। कॉन्सेप्ट्स ही हमें बताते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है। और वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से स्टार्ट करते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हम जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे ना, तो वो हमें ये ध्यान में रख के उनको प्रिपेयर करना है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन के लिए है, बहुत फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएगा, और ये हमारे स्टेटमेंट्स क्लियर तौर पे दिखा देते हैं। जो गोइंग कंसर्न फर्म्स होती हैं ना, उनके एसेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो गोइंग कंसर्न नहीं होती है ना, उनकी एसेट्स बिक चुकी होती हैं। साफ साफ दिख रहा होता है कि वो डिज़ोल्व होने वाली है फर्म, क्योंकि उसके पास कोई सेल नहीं होती है, कोई इनकम नहीं होती है, कुछ नहीं होता, सब कुछ सेल आउट हो रहा होता है, सब वाइंड अप होने की पोजीशन पे होता है। तो हमें अपने स्टेटमेंट्स बनाते हुए ये ध्यान में रखना है कि हम गोइंग कंसर्न
हमारा बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रख के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कोई मशीनरी परचेज़ की जो कि फ़िक्स्ड एसेट्स में आती है। अब मशीनरी हमें पता है 10 साल तक यूज़ होगी, 10 साल तक ये काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको एज एन टोटल एक्सपेंस हम P&L में नहीं दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर हम कॉस्ट ऑफ एसेट दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और हर साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हम 10 साल अगर वो काम करेगी तो 10 साल तक हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उस डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस 10 साल तक चलेंगे, हमारा बिजनेस चलेगा, इसलिए हम हर साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू शो करेंगे कि नहीं हमें सोल्ड आउट करनी है। क्योंकि जैसी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगी ना, मैंने आपको बताया आउटसाइड पार्टी उतना ही पैसा हमारी कंपनी में लगाएगी। जो हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम बाहर आउटसाइड पार्टीज से करते हैं, वो पहले हमारी स्टेटमेंट्स देखती हैं, उस बेसिस पे वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमारे स्टेटमेंट्स ये ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन के लिए है और बहुत आगे तक जाएगा। सेकेंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसमें यह है कि कोई भी मेथड अगर हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमें हर साल कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल हमने कुछ मेथड यूज़ किया और अगले साल हमने कुछ मेथड यूज़ किया। सपोज़ एग्जांपल समझते हैं, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब डेप्रिसिएशन 2 तरीके से चार्ज होगा, या तो वो सिंपल मेथड होता है या WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। अब सिंपल मेथड में क्या होता है, लाइक हमने 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की और हमने उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और हमें पता है कि वो मशीनरी 10 ईयर्स तक वर्क करेगी, तो हम हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसकी डिडक्शन हम P&L अकाउंट में ले लेते हैं। ये होता है सिंपल मेथड। ठीक है, एक होता है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि हम 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख की हमने मशीनरी खरीदी थी, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी 90,000। अब हम 90,000 पे 10% चार्ज करेंगे, यानी 9,000। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने इस साल तो सिंपल मेथड ले लिया 10,000 और अगले साल हमने WDV पे स्विच कर गए, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट पे। सपोज़ आप देखो 1 लाख पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नेक्स्ट ईयर 90,000 पे हम 10,000, तो 80,000 कॉस्ट आएगी एसेट की, और इस केस में क्या होगा 81,000 आएगी। कितना फ़र्क हो गया, यही फ़र्क आगे ले जाके हमारे प्रॉफिट पे आएगा। तो वो एक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके से हम और भी मेथड्स में चेंजेस करते रहेंगे, स्टॉक के भी मेथड होते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर हम इसी तरीके से हर साल मेथड्स चेंज करते रहेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना इस साल की अपनी बैलेंस शीट में ना अगले साल की, क्योंकि हमारे मेथड्स चेंज है तो प्रॉफिट में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मेथड्स जो हैं हमें जितना हो सके स्टेबिलिटी रखनी है, और इन केस इन फ्यूचर अगर अकाउंटेंट को ये लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर तरीके से शो करने के लिए हमें मेथड्स चेंज करना ज़रूरी है, तो वो ये वाली चीज़ कर सकता है, बट उसको अपने स्टेटमेंट्स के नीचे फुटनोट यानी सबसे नीचे उसको मेंशन करना होगा कि उसने इस तरीके से मेथड्स चेंज किए हैं और उससे रिज़ल्ट हमारा ये निकल के आया, जिससे जो यूज़र्स होंगे वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या आता है, देखो 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कैश कॉन्सेप्ट होता है, एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। कैश कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सपोज़ मैंने साल भर बिज़नेस किया, मैंने परचेजिंग कैश में भी की, क्रेडिट में भी की, ठीक है। 1 लाख का गुड्स परचेज़ किए, 60,000 तो पेमेंट कर दी मैंने और 40,000 मैंने क्रेडिट पे लिया। अगर मैं कैश बेसिस लेके चलती हूँ ना, तो मेरी स्टेटमेंट्स में मेरी परचेजिंग सिर्फ 60,000 की दिखाई जाएगी, बल्कि एक्चुअल मेरी 1 लाख की थी। तो अगर इसी तरीके से कैश बेसिस पे सारा काम होने लग गया, तो मेरी एक्चुअल जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्चुअल जो मेरी बिज़नेस के ऑपरेशंस है, वो तो दिखाई देंगे ही नहीं।
क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शंस मेरे कैश में नहीं हो रहे हैं, मैं क्रेडिट में भी कर रही हूँ, मेरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं। तो इसलिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारी कंपनी के A to Z सारे ट्रांजैक्शंस जब रिकॉर्ड होते हैं तो हमारे स्टेटमेंट्स हमारी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया पार्टनर ने, तो पार्टनर एक अलग आइडेंटिटी हो गई और पार्टनरशिप फर्म एक अलग आइडेंटिटी हो गई। ऐसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर यानी ओनर, ठीक है, उसने वो बिजनेस शुरू किया बट ये आइडेंटिटी दोनों अलग हैं। वो कैसे, प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए जो पैसा उसमें लगा रहा है ना वो ओनर, वो उस प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए वो एक लायबिलिटी है जो कि वो एक कैपिटल में शो करता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में ओनर अलग है और फर्म अलग है, और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स अलग हैं, फर्म अलग है। अब आप देखो, अगर कोई भी ओनर प्रोप्राइटर जो है फर्म से कोई पैसा लेता है तो फर्म जो है उसको एज अ ड्राइंग दिखाती है, और अगर ओनर उसको पैसा दे रहा है तो वो एज अ लायबिलिटी कैपिटल में दिखाता है। सेम यही चीज़ पार्टनरशिप फर्म में रहती है, यही चीज़ कंपनीज़ में रहती है। कंपनीज़ में तो शेयर्स इशू किए जाते हैं पब्लिक से पैसा लिया जाता है, बदले में उन्हें शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं, इन दोनों को एक मान के नहीं चलना कि नहीं ओनर की ही प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ओनर रहेगा वो, लेकिन हमें अपनी स्टेटमेंट्स में इन दोनों को अलग अलग दिखाना है। अगर वो उसके जितने भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होंगे, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, वो उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, पर्सनल एक्सपेंसेस से उसकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का कोई लेना देना नहीं है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो वो कंसर्न कर रही है उन फंड से जो उस ओनर ने उसको दिए हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी और कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।